नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन कराया जा रहा है। यहाँ आपको टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे टेस्ट के। 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है और 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है। इस टेस्ट में जो भी प्रश्न है वो आपके बायलिंगुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास इस वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो टेस्ट लिखकर इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, जीएस खुराना या फिर वीपी पाल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। ए बी सी डी में से आसान प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है नॉर्मन ई बोरलॉग। अब क्लास यहाँ पर मैं कुछ नाम लिखने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला तो नॉर्मन बोरलॉग का ही नाम है, दूसरा एमएस स्वामीनाथन का, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन का, और एक नाम आपको और याद रखना है, वो नाम है विलियम एस वार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर परीक्षा में कभी भी आपसे पूछा गया कि सबसे पहले किसने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म को यूज किया है, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो आप लिखेंगे विलियम गॉड का नाम, ठीक है, टिक लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हरित क्रांति जो शब्द है वो प्रथम बार किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था या प्रयोग किया गया था, तो विलियम गॉड का नाम आप बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में कौन है, तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो आप एमएस स्वामीनाथन का नाम बताएंगे। एक बार परीक्षा में आपसे प्रश्न बना था कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार जो है वो किस फील्ड में मिला था, तो पहला इन्होंने क्या किया था, ऑप्शन में ए में रख दिया था एग्रीकल्चर। और हम लोग क्या हमेशा पढ़ते आते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड एज इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, विश्व में हरित क्रांति के जनक इनको बोला जाता है। तो स्टूडेंट ने ए बी सी डी पूरे ऑप्शंस को ना देखते हुए जैसे ही नॉर्मन बोरलॉग को देखा, नोबेल पुरस्कार इनको एग्रीकल्चर में मिला हुआ, टिक लगा के चले आए और एकदम 100% श्योरिटी के साथ टिक लगा के आए थे। जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए तो उनको पता चला कि नॉर्मन बोरलॉग को एग्रीकल्चर उसमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, उनको पीस में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, अगर कभी रिपीट हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नोबेल पुरस्कार साइंस में मिल सकता है, पीस में मिल सकता है, लिटरेचर में मिल सकता है, एग्रीकल्चर में ऐसे तो हमने नहीं सुना है, तब भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट इसको पीस पे नहीं मार्क करते। तो आप लोग याद रखिएगा कि नॉर्मन बोरलॉग हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड गॉट नोबेल पुरस्कार इन पीस, ठीक है। क्लियर है ना क्लास? हिंदी इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि दोनों माध्यम में बोलूं। अब यहाँ पर इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, जैसे हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रदूषण को कम करना? नहीं। जैविक खेती को बढ़ावा देना? नहीं। हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हुआ, जो नुकसान हुआ, वो यही था कि इसमें फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। फसल विविधता को प्रोत्साहित करना? नहीं। यहाँ पर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति का मेन उद्देश्य था, ठीक है, मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति में कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण थी? यहाँ पर आपका भी आंसर सही है। अब बताइए तकनीक महत्वपूर्ण कौन सी थी? तो यहाँ पे अनुवंशिक संशोधन की बात की गई है, जैविक उर्वरक की बात की गई, उच्च उपज वाली किस्में जिसको कि हम हाई यील्ड
वैरायटी सीड कहते हैं, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात की गई है और पर्माकल्चर तकनीक की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात यहाँ पर की गई थी। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद हरित क्रांति मुख्य रूप से किस दशक में हुई थी, 1940, 60, 80 या फिर 2000। तो ये तो आप सभी को पता है, ये मुख्य रूप से आपकी 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। बी आपका सही है। कौन सा देश हरित क्रांति के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, भारत, मैक्सिको, यूएसए या फिर चीन। तो यहाँ पर ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है मैक्सिको, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। फिर यहाँ पर आपका दिया गया है विच इंस्टीट्यूशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो या फिर CSO। तो यहाँ पर ये तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो क्लास ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप GS पेपर 3 देखोगे ना तो वहां पर दिया गया हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न अब आप लोग देखिए ध्यान से। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर मुझे बता दीजिए जल्दी से। अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो ये आपका 2000 में हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम का गठन कब हुआ था, तो सिक्किम का गठन आपका 1975 में हुआ था। झारखंड का भी 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। अगर आप देखेंगे क्लास 2000 में किन किन राज्यों का गठन हुआ था, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। याद रखिएगा, आपके परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का, मैं यूके लिख दे रही, उत्तराखंड का गठन हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश बचा आपका। अरुणाचल प्रदेश का अगर हम गठन देखेंगे तो ये 1987 में हुआ है। तो अब आप इसको मैच करिए, मतलब यहां पर आप अरेंज करिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 2, फिर 1, फिर 3, 4, 2, 1, 3। आपका सही उत्तर क्या है, डी आपका सही उत्तर है। देखिए डी आपका सही उत्तर है। क्लास में आपको बोल दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न कई बार बनाए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो बार बार पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा, 1953 में इसका गठन हुआ था, कई बार पूछा गया। नागालैंड का कई बार पूछा गया है 1963 में, ठीक है। हरियाणा का भी कई बार पूछा गया है 1966 में, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1972 में त्रिपुरा भी याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, पूरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर याद रखिएगा 1972, ठीक है। 1975, 1976 ये आपको दिया रहता है। यहाँ पर सिक्किम याद रखिएगा, ठीक है। 1975 सिक्किम सही है, 1975 सिक्किम और 1987 आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये जो भी चीज मैंने आपको बताई है इसको जरूर से याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में पूछा जाता है। 1972 में त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर आपको याद रखना है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मेघ से टपका मणि, ठीक है। अब ऐसे इमेजिन कर लो, बादल से जो पैसे हैं वो टपक रहे हैं। तो ये तीनों जो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका गठन 1972 में हुआ है। क्लाउड से पैसे टपक रहे हैं, मनी टपक रहा है, ठीक है। मेघ से मनी टपक रहा है, तो ये 1972 में इनका गठन हुआ है। परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बार बार इन सब चीजों पे इंफेसिस दे रही हूँ। यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर 2000 में आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन तीनों को आप याद रखेंगे। अच्छा क्लास, यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं,
कमीशन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कमीशन आप बताएंगे 1948 में, देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे 1948 में जो फर्स्ट कमीशन आपका फॉर्म हुआ था वो एसके धर कमेटी फॉर्म हुई थी। ठीक है, एसके धर कमीशन याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से आपके कमीशन है, तो आप सबसे पहला कमीशन याद रखेंगे एसके धर कमीशन, जो कि 1948 में आपका गठित हुआ था। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी ये भी याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट का जो गठन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक बेसिस पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ये चीज याद रखिएगा। तो एसके धर कमेटी ने क्या बोला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक बेसिस पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। बाद में एसके धर कमेटी की रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करने के लिए, चेक करने के लिए एक और कमेटी का गठन होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जेवीपी कमेटी कहते हैं। इसको जेवीपी कमेटी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्हीं तीनों के नाम से इस कमेटी का नाम पड़ गया जीवीपी कमेटी, याद रखिएगा। ठीक है, जीवीपी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की और इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया जो डिमांड बार बार की जा रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस वाले डिमांड को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा क्लास। जो जीवीपी कमेटी है, they submitted their report in 1949 and they also officially rejected the demand of reorganization of state on linguistic basis। परीक्षा में अगर कभी भी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दें कि एसके धर कमेटी ने स्टेट को गठन करने का, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑप्शन को चुना था वो लिंग्विस्टिक बेसिस था, तो आप कहेंगे नहीं, ना ही एसके धर कमेटी ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात की थी, ना ही जेवीपी कमेटी ने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात कही थी लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, एकदम मत भूलिएगा। यहीं पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और सब चीजें चल रहा था, तो उसी समय 56 डेज का लॉन्ग हंगर, मतलब भूख, वो कहते नहीं भूख हड़ताल की, लॉन्ग हंगर स्ट्राइक किया। किसने, पोट्टी श्रीरामल्लू ने। ठीक है, और 56 दिन का आमरण अनशन, मतलब बिना कुछ खाए पिए रहने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसी के चलते एक प्रेशर क्रिएट होता है सरकार पे और पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट आपका फॉर्म होता है, वो था आंध्र प्रदेश। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है क्लास। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब सरकार पर बहुत प्रेशर आता है, जिसके कारण एक लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो पहला स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पर जो पहला स्टेट आपका बनाया जाता है 1953 में, वो रहता है आंध्र प्रदेश। तो ये पूरा याद रखिएगा। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो पॉइंट्स मैंने बताए उसको एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आता है क्लास तो आप थोड़ा सा अपने वीडियो के उसको भी तेज कर सकते हो, मतलब भगा देना। ठीक है, चल ये चीज याद रखिएगा। जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ, परीक्षा में जब आप प्रेशर में बैठे रहते हो ना तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। याद ही नहीं आ पाएगा कि जेवीपी कमेटी ने लिंग्विस्टिक बेसिस को अपनाया था कि नहीं अपनाया था। हाँ, ये सब चीजें में कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फिर इसके बाद आप लोग याद रखेंगे एक और स्टेप हुआ था, जो कि आपका क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा 1956 में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहीं पर आपका एक और फैजल अली कमेटी भी आपकी फॉर्म हुई थी 1953 में, जिसमें कि के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी थे। तो फैजल अली कमेटी के बारे में भी अगर आपसे पूछेगा तो अभी वो आप बताएंगे कि वो किससे रिलेटेड है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो मेरा बताने का मेन पर्पस था आपको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। सबसे पहले एसके धर कमेटी, ठीक है, फिर उसके बाद आप याद रखेंगे जेवीपी कमेटी, फिर उसके बाद आप फैजल अली कमेटी का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है। और फैजल अली कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे, ठीक है, उसमें से बहुत से रिकमेंडेशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में लागू भी किया गया था। 1953 में एक हादसा आप याद रखेंगे, पोट्टी श्रीरामल्लू का,
जिनकी मृत्यु के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करा दिया जाता है। पूरी आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई ना क्लास, तो ये भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया, देख लीजिए, आपको अब आ गया होगा 1953 में, 60 में, 63 में या फिर 66 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ए आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की। यह घोषणा तब की गई जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए अनशन करते हुए पोटी श्रीरामल्लू की मौत का विवाद गहराया, जो चीज मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं चौथा प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको निकाय दिया गया है, दूसरी तरफ आपको मुख्यालय दिया गया है। ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, सब देख लीजिए एक बार, फिर चाय बोर्ड और मसाला बोर्ड आपको दिया गया है। तो चलिए बताइए क्लास, कॉफी बोर्ड की हम बात करेंगे तो कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। ए का फोर्थ आपको 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। रबड़ बोर्ड की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है बताइए? कोट्टायम में है। ठीक है, तो ये बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट। ठीक है, चाय बोर्ड की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, तो सी का सेकेंड। और मसाला बोर्ड आपका बचा कोच्चि, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए व्याख्या में, कॉफी बोर्ड आपको बेंगलुरु कर्नाटक दिख रहा है, रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल दिख रहा है, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। ठीक है, यहाँ पर अन्य कृषि उत्पाद बोर्ड भी हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद रहेगा। तंबाकू बोर्ड की बात करेंगे, आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो गुंटूर में है। ठीक है, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है वो आपका दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है वो पुणे में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। तो क्लास अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप लोग मुझे कुछ बताइए। ऑपरेशन फ्लड किस चीज से रिलेटेड था बताइए? फूड ग्रेन से रिलेटेड था, फिश से रिलेटेड था, या फिर ऑयल सीड से रिलेटेड था? तो आप सभी को पता होगा जो ऑपरेशन फ्लड था, जिसको कि हम व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये किस चीज से रिलेटेड था? ये आपका मिल्क से रिलेटेड था। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, और किससे बोला जाता है फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो वह गीसी कुरियन को, ये भी याद रखिएगा। और ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे ऑपरेशन फ्लड जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 4th 5-year प्लान। अच्छा क्लास, यहां पर अगर पूछा जाएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो किस 5-year प्लान में लॉन्च किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 3rd 5-year प्लान में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड आपका कब लॉन्च किया गया था, किस 5-year प्लान में, तो आप बताएंगे ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन 1970 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 4th 5-year प्लान। क्लियर हो गया क्लास? यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। अब देख लीजिए, यहाँ पर हरित क्रांति हमने डिस्कस कर लिया है, खाद्यान्न उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, ठीक है, फिश से रिलेटेड है, पीली क्रांति जो है वो ऑयल से तिलहन उत्पादन से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न, केलुचरण महापात्र संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बता दीजिए, उड़ीसी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है?
यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ए, उड़ीसी। ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की प्रत्याभूमि प्रदान करता है? तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है यहाँ पर क्लास। तो आसान प्रश्न है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट प्रश्न लेंगे, आप आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी में से जो सही आंसर है वो है 16। ठीक है, अगर आप 16वें को देखेंगे तो उसमें लिखा है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यही उसमें दिया गया है। तो डायरेक्ट प्रश्न था, 16 आपका सही उत्तर है। 17 में क्या बोला गया बताइए क्लास? एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो एक बार फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ, पेपर में अपीयर होने के पहले फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है, प्रिएम्बल, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये अपनी बुक से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चंस तो लगा लीजिएगा लेकिन बुक से पढ़ के भी जाइएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछने के तरीके में थोड़ा सा भी कोई बदलाव किया जाए तो अगर आप चैप्टर पढ़ ही रहेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे और आप आंसर दे लेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 8वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे? तो बता दीजिए जल्दी से। रेड क्रॉस, कॉमनवेल्थ, अरब लीग या फिर आसियान। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और यह उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, और इनका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद की निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं है? ठीक है, तो जन्म से भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और आखिरी आपको दिया गया है चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो यहाँ पर आप बता दीजिए मुझे जल्दी से कौन सा सही है ए बी सी डी में से? तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी में से जो सही है, क्लास ध्यान दीजिएगा, मैं सही पूछ रही हूँ, इस प्रश्न का सही उत्तर पूछ रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि कौन सा आपका एलिजिबिलिटी सही है, क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कौन सी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की नहीं है। ठीक है, तो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म से ये चीज नहीं दी गई है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। जब हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो पहला ऑप्शन आपको प्राइम मिनिस्टर दे दिया जाता है, ताकि ज्यादा बच्चे प्राइम मिनिस्टर टिक लगा के आ जाए। लेकिन आप लोग अच्छे खासे बच्चे हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको पता रहेगा कि प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। साथ ही साथ देश का संवैधानिक प्रधान भी कौन होता है? वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, आर्टिकल 58 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति के चुने जाने से संबंधित योग्यताएं दी गई हैं, जिसकी में क्या बोला गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं बोला गया है कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये चीज दिमाग में बना के रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। एक काम और करिएगा क्लास, एक बार जो प्रेसिडेंट की लिस्ट होती है ना उसको भी देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए कि राजेंद्र प्रसाद, फिर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, इनमें से कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार लिस्ट आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, परीक्षा में पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2 यूनियन टेरिटरीज को, जो कि आपकी दिल्ली और पुडुचेरी हैं, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करने के लिए, मतलब हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल किया गया था। समझ में आया?
परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है आपसे कि 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खाली 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि हिस्सा लेती हैं, ठीक है, जिनके पास ये अधिकार है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो वो 2 यूनियन टेरिटरीज जो आपकी हैं वो कौन कौन है? वो पुडुचेरी है और दिल्ली है। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको ये अधिकार दिया गया था? तो वो 70th, ये चीज याद रखिएगा, 70th, ठीक है, याद रहेगा क्लास? ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को। पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाएगा, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटी में किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उसको क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। 10वां प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोरम ना पूरा होने पर तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जल्दी से बता दीजिए कि एडहॉक जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा? तो कंफ्यूज कर दिया गया थोड़ा सा ना, सी और डी में स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? बताइए एबीसीडी में से। तो एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस द्वारा इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। अगर हम अनुच्छेद 127 देखेंगे तो उसमें यह उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा न होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान मौन है? तो जल्दी से बता दीजिए संविधान किसके बारे में मौन है? डीपीएसपी की बात की गई है तो सबसे पहले वन और वन जीवों की सुरक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, प्रसूति सहायता मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास। तो चलिए देखते हैं क्लासेस को। हम वन और वन जीव की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये किसमें दिया गया है? ये आर्टिकल 48 में दिया गया है, क्लॉज ए में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सही है, आपका डीपीएसपी का पार्ट है, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, ठीक है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। मैटरनिटी बेनिफिट की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 42 के अंदर आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की इसकी बात करेंगे तो ये आपका आर्टिकल 51 में आता है, ठीक है। और आपको पता है आर्टिकल 51 ए आपका किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? चलिए बताइए, कृषि की जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक किस उसमें रही थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर ए बी सी डी में से आपका जो सही उत्तर है वो है सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कृषि की वृद्धि दर थी वो नकारात्मक रही थी, वो -0.73 रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए, कृति दी गई है, उसके लेखक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इन अ फ्री स्टेट मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स व्हाइट टाइगर। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या है? इन अ फ्री स्टेट, बीएस न्यायपाल, एक सेकेंड, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, बी का फर्स्ट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय और व्हाइट टाइगर अरविंद अडिका।
तो यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा। ये देख लीजिए क्लास, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो मान बुकर प्राइज को माना जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें मान बुकर प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय जो हैं वो वीएस नायपाल है, जिनको कि इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में नोबेल ये मैन बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। ठीक है, 1981 में अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लाम के लिए मिला था। फिर अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए। एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 14 प्रश्न। 1965 में एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए, कांडला में, चेन्नई में, भिलाई में, सीतापुर में। तो ए बी सी डी में से आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो यहां पर आप याद रखेंगे, भारत में एशिया में जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था वो आपका स्थापित किया गया था कांडला में। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन है? राष्ट्रपति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आपको पता है ये क्या है? बी है, उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इनमें से वह कौन सी संस्था है जो समाप्त की जा सकती है? अच्छा, तो लोकसभा दिया गया, राज्यसभा दिया गया, विधानसभा दिया गया, विधान परिषद दिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया? समाप्त की जा सकती है। ठीक है, समाप्त मतलब इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। अब आपको पता है, ये डिसॉल्व मत करिएगा इसको यहाँ पर, नहीं तो इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। जैसे लोकसभा आपकी डिसॉल्व करती है वो दूसरी चीज है, मतलब खत्म किया जा सकता है, ये बोला गया है। ठीक है, लोकसभा आपको लोकसभा डिसॉल्व करती है, हाँ करती है, लेकिन लोकसभा का पुनर्गठन भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा खत्म हो गई, नहीं ना, समाप्त नहीं होती ना, डिसॉल्व करती है। इसीलिए इंग्लिश में मैंने इसको डिसॉल्व को हटा दिया। आप समाप्त पर फोकस करिएगा। तो लोकसभा डिसॉल्व करती है लेकिन दोबारा फिर लोकसभा आपकी आती है। राज्यसभा तो डिसॉल्व कर ही नहीं सकती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी फिर जब इलेक्शन होगा तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी फॉर्म होगी, लेकिन विधान परिषद जो है ना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पूरी तरीके से समाप्त की जा सकती है। ये चीज याद रखिएगा, विधान परिषद जो है वो समाप्त की जा सकती है। लोकसभा और विधानसभा समाप्त नहीं होती है, भंग होती है। यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोकसभा और विधानसभा आपकी भंग की जाती है। ठीक है, समाप्त नहीं की जाती है। और राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होती। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला देखते हैं 17 प्रश्न को। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बताइए, 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट कब पास हुआ था? तो यह आपका पास हुआ था 2008 में। सी आपका सही उत्तर है। देखिए, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। यह असंगठित मजदूर की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए और इससे जुड़े आकस्मिक या अन्य मामलों के लिए लागू किया गया था। अगला देखते हैं 18वां प्रश्न। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो विच कमिटी फर्स्ट रिकमेंडेड द 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इन 1957? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी दिया है, अशोक मेहता कमेटी दिया है, संथानम कमेटी दिया है और सादिक अली कमेटी दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही आसान है, बलवंत राय मेहता कमेटी, BR मेहता कमेटी। हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है इन सब चीजों को, तो याद रखिएगा। ये भी आपके परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है।
और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप जो पंचायती राज कमिटीज हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो आप ये भी जरूर देख लीजिएगा क्लास की कौन सी कमिटी आपकी पहले आई थी, कौन सी कमिटी आपकी बाद में आई थी। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप इस कमेटी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1977 में अशोक मेहता कमेटी का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग जीवीके राय कमेटी की बात भी करेंगे। ये भी जो कमेटी थी वो आपकी 1985 में अपॉइंट की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, पंचायती राज से रिलेटेड थी। एलएम सिंघवी कमेटी का नाम आप याद रखेंगे, इसको 1986 में अपॉइंट किया गया था। याद रखिएगा क्लास, जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूं यहाँ पर, ये सब आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही हनुमंत राव कमेटी के बारे में जब पूछा जाएगा तो 1983 में, ठीक है। जीवीपी राव कमेटी 1985 आप याद रखेंगे। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 याद रखेंगे आप, ठीक है। और पीके थुंगन कमेटी का भी नाम याद रखेगा। ये आपके किस चीज से रिलेटेड, यहाँ पे इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा क्लास जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कमिटीज के नाम पे तो आपको बहुत फोकस करना है। अच्छा, पीके थुंगन कमेटी में ना आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। पीके थुंगन कमेटी ने यहाँ पर पंचायत के ही फंक्शंस के बारे में बात किया था, ठीक है। इन्होंने डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की थी और पंचायत के से ही रिलेटेड थी ये। तो यहाँ पर जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, जिसका की गठन 1989 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक आपका और कमेटी है हरलाल सिंह कमेटी, तो सारा याद कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अगला हम देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। हु डिस्कवर्ड द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो डायरेक्ट प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। न्यूटन, हर्शेल, हेनिसहर्ट्ज या फिर बेक्यूरेल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है हर्शेल, ठीक है। 19 का बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न। माल्टा द्वीप स्थित है कहां पर। बाल्टिक सी में, भूमध्य सागर में, काला सागर में, उत्तरी सागर में। तो माल्टा द्वीप जो है वो आपका स्थित है भूमध्य सागर में, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये मैं आपको बता दूं। भूमध्य सागर से लगे जो छोटे छोटे आपके द्वीप है, जैसे सिसिली पर किसका अधिकार है, इटली का। सार्डिनिया पर इटली का। साइप्रस कॉर्सिका पर फ्रांस का, ठीक है। क्रीटी पर ग्रीस का। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। 21वां प्रश्न देखते हैं। आइसोबाथ व्यक्त करती है, तो आइसोबाथ क्या व्यक्त करती है। रेनफॉल को, प्रेशर को, टाइम को या फिर डेप्थ को। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है डेप्थ को मेजर करती है आइसोबाथ, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। जो मानचित्र पर खींची जाने वाली ये एक काल्पनिक रेखा होती है, जो जल के अंदर के जो सेम गहराई की बिंदुएं होती हैं उनको साथ मिलाकर चलती है, ठीक है। मतलब अगर जैसे ये आपका मानचित्र है, समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पर हमको लग रहा है इन दो एरिया पे जो डेप्थ है पानी की वो आपकी सेम है, तो एक काल्पनिक रेखा ऐसे ड्रॉ की जाती है, इसी को हम आइसोबाथ कहते हैं, ठीक है। आइसोबार की जब हम बात करेंगे क्लास, तो वो प्रेशर वाले, सेम प्रेशर वाले एरिया को दर्शाने के लिए ड्रॉ की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न। जुल्लू जनजाति का संबंध निम्न में से किससे है।
तो बताइए, न्यूजीलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से, मैक्सिको से। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर जुल्लू ट्राइब्स जो है वो आपकी एसोसिएटेड है साउथ अफ्रीका से। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं। जोहानसबर्ग जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? गोल्ड माइनिंग के लिए, टिन माइनिंग के लिए, अभ्रक खनन के लिए, या फिर आयरन ओर माइनिंग के लिए। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है गोल्ड माइनिंग के लिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जल वाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। तो देख लीजिए, जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। दूसरा आपको दिया गया है, विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तीसरा आपको दिया गया, यह पृथ्वी से परावर्तित होने वाले ताप को संग्रहित करती है। फिर डी आपको दिया गया, जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर दोनों होने में योगदान देता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया है। बताइए, जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई पे बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो यही आपका गलत है। याद रखिएगा, जो वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प है वो आपकी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। ठीक है, ना कि बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ए, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया। इट इंक्रीजेस नहीं, इट डिक्रीजेस। ठीक है क्लास, चलिए 25वां प्रश्न हम देखते हैं। थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से आपके सही हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए सूक्ष्म मौसम में अपनी पत्तियां त्याग देते हैं। दोनों सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? बताइए, ये वो फॉरेस्ट होते हैं ना जो आपके अपनी पत्तियां एक समय पर गिरा देते हैं। ठीक है, जल को संरक्षित करने के लिए। और ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं। क्यों मानसून फॉरेस्ट होते हैं? जब बारिश होती है तो ये फिर हरे भरे हो जाते हैं। आप अपने आसपास के जो पेड़ देखिए, अगर हम लोग यहीं पर देखें, जो हमारे अगल बगल जंगल है, अगर आप देखोगे तो वहां पर देखोगे जब पतझड़ हो जाती है, पतझड़ देखा है ना, अपने पेड़ों के पत्तों को गिरा देते हैं, फिर बारिश होती है तो फिर हरे भरे हो जाते हैं। तो यूपी में अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलेगा, एमपी में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर आपको देखना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो वेस्टर्न घाट की तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ रीजन्स में आपको दिखता है जो साल भर हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए सूक्ष्म मौसम में अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? तो बताइए क्या है? ये तो बहुत ही आसान है। माउथ है, सेंटर है, एपिसेंटर है, या फिर फोकस है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट एपिसेंटर और फोकस में कंफ्यूज होंगे ना। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? वो है फोकस। क्या बोला गया? भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु की बात की गई है, तो वो फोकस कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? ठीक है। अच्छा, एपिसेंटर क्या होता है? जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का को फील किया जाता है, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। विच इज द पॉइंट बीनीथ द अर्थक्वेक एपिसेंटर। यहाँ पे तो देखो दिया भी गया है, नीचे का एपिसेंटर इसने ट्रांसलेट कर दिया है, लेकिन ये इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, भूकंप की उत्पत्ति होती है जब, ठीक है, तो भूकंप का उद्गम केंद्र जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। जहां से भूकंप का जो आपका क्या है बताइए, भूकंप का जो उद्गम केंद्र है उसको हम फोकस कहते हैं। फोकस यही तो होता है, लाइट का भी तो फोकस यही होता है, उसी तरीके से अर्थक्वेक का भी। और एपिसेंटर क्या है? जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले हुआ हो, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अगला हम देखते हैं 27वां। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य कौन सा है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है
वो है, बताइए क्लास, ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करेंगे, इसका उद्गम पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, और यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है तथा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो सी आपका सही उत्तर है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं हम देख ले कौन कौन सी है। पूर्णा है, परवरा है, इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसरा, सावरी, बेनगंगा, वर्धा। चलिए 28वां प्रश्न अब हम देखते हैं। आर्य शब्द का श्रेष्ठ जाति के रूप में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किसने किया था? तो बताइए, बीजी तिलक ने, मैक्स मुलर ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर विलियम जोन्स ने? तो आर्यों को सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ जाति के रूप में मानने वाले जो इतिहासकार है वो है मैक्स मुलर। ठीक है, इनका मानना था कि आर्य श्रेष्ठ होते हैं तथा वे ही वैदिक संस्कृति के निर्माता भी हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर मैक्स मुलर है, बी आपका सही उत्तर है। 29 देखते हैं। आपातानी कहां का मुख्य जनजाति है? अरे ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है? पता होना चाहिए ना। चलिए यहां पर देखिए, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कई टेस्ट में मैंने बोला है कि जनजाति आपकी वर्ल्ड की हो चाहे भारत की हो, पढ़ के जरूर जाना, क्लास परीक्षा में प्रश्न बन जाता है तो पढ़ लेना। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो आपको आने ही आने चाहिए। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं हम लोग 30 प्रश्न को। बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बोला गया है, उन्हें ऐसे अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के यत्न किए थे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति होते थे जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते हैं। ये मानव या पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और इन्हें अत्यंत दयालु समझा जाता था। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है बहुत जनरल स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपका उत्तर भी दोनों ही सही होगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है क्लास तो बताइएगा। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है देखते हैं। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। ठीक है, सही बात है। यहाँ पे मोहर मिलती है, बर्तन मिलते हैं, ब्रिक्स मिलता है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। क्या दिया गया है इसमें आपका? यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता की बात की गई है क्लास। लेकिन एक चीज देखिएगा यहाँ पर, वे एक रूपता देखी गई है, नहीं विभिन्नता देखी गई है ना। यूनिफॉर्मिटी, अलग अलग तरीके के आपके बर्तन मिलते हैं, मोहर भी अलग अलग, कुछ गोल, कुछ आपकी ट्रायंगुलर शेप की, कुछ रेक्टेंगुलर शेप की। ईंटें कुछ आपकी बर्न ईंट है, मतलब पकी हुई ईंट है, कुछ कच्ची ईंट है। ठीक है, मेजर करने का भी वो किसी, कोई आपका गोल है, कोई चौकोर है, तो अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता जो दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम देखते हैं, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। बताइए। मुझे तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर आपके गलत लग रहे हैं, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, डी सही है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तथ्यों में एक रूपता नहीं पाई गई है। इस सभ्यता में अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी पाई जाती है।
कांचली, मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों का आकार आयताकार, चौकोर, वर्गाकार पाया गया है, जबकि इस सभ्यता के ईंटों में कालीबंगन में अलंकृत व कच्ची ईंटें भी मिली हैं, जो वहीं मोहनजोदाड़ो में सादी व पक्की ईंटें मिली हैं। इस सभ्यता में बर्तन मिट्टी व सेलखड़ी के रूप में पाए, मतलब विभिन्नता है, एक रूपता नहीं है, जो चीज यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और देखिए हर साइट में एक ही तरीके का नहीं, हर साइट में अलग अलग तरीके का वो देखा गया है। तो डी आपका सही उत्तर है। 32 अब हम देखते हैं। भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया है। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। तो बताइए, मोक्ष क्या है? बताइए, मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। और मोक्ष का सर्वप्रथम वर्णन वेदों में किया गया है, यहां पे लिखा हुआ है। तो नहीं, वेदों में मोक्ष का वर्णन नहीं किया गया है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की बात हमने सर्वप्रथम वेदों में नहीं, उपनिषद में की है। सेकंड तो आपका गलत हो गया। सेकंड कहाँ का है? देखो, अगर सेकंड को भी एलिमिनेट कर दोगे ना, तब भी आप सीधे आंसर पे आ जाओगे। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। तो सांख्य को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, ये आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा। अगर इसमें से एक भी ऑप्शन आपको पता है, तब भी आप थोड़ा सा चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। मोक्ष की बात तो आप सभी को पता होगा, ये पहले आपके प्रश्नों मतलब एग्जाम में पूछा भी गया है कि मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है, तो उपनिषद में किया गया, ना कि वेद में किया गया। तो अगर ये चीज आपको पता थी, तो आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे। और सांख्य दर्शन जो है वो आपकी ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, ये भी सही है। चलिए 33 प्रश्न देखते हैं। किस चोल शासक ने फुहार नगर की स्थापना की थी? तो बताइए, राजेंद्र चोल ने, इलारा ने, सेनगुट्टवन ने, या फिर आपका आखिरी दिया गया है करिकाल ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? फुहार नगर की स्थापना की बात की है। तो करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी फुहार की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। 34 देखते हैं। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो जल्दी से बता दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्ष, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो जो कालिदास जी थे वो किसके उसमें रहते थे? तो आपका सही उत्तर डी है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ऋतु संहारम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये नाटक है, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, और विक्रम पर्शियम, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, अभिज्ञान शकुंतलम का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स द्वारा। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? तो किसने की थी? सातवाहन ने, कुषाण ने, गुप्त ने, या फिर शक ने? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है सातवाहन ने। ये आपका सही उत्तर है। तो ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। क्लास अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे। अब आखिरी में मैं क्या बोलूं, वही फिर चीज रिपीट करूंगी कि परीक्षा पास आएगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तबीयत खराब होगी, सब चीजों को साइड में रखना और कहना अब बस कुछ समय और बचा है, पढ़ लेता हूं, उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी दिमाग में कई चीजें आ रही होंगी, तैयारी छोड़ दो, ये नौकरी मिल रही है, नौकरी ज्वाइन कर लो, कुछ लोग कह रहे होंगे शादी कर लो, कब तक पढ़ोगे, तुम्हारे दोस्तों के बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया, हर तरीके की चीजें आपको सुनने को मिलेगी और सबके साथ यही होता है। तो इन सब चीजों से घबराना नहीं है। घबराना था तो जब डिसाइड किया था कि अब पेपर इस बार देना है प्रीलिम्स का, तभी हट जाना चाहिए था, तब नहीं हटे ना। अभी तक यही सोच रहे ना कि प्रीलिम्स का पेपर देंगे, तो अब क्यों परेशान होना है? अब भी नहीं परेशान होना है। प्रीलिम्स का पेपर देना है पूरी ईमानदारी के साथ, हमें अपना कर्म करना है और परिणाम भी अच्छा जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
परिणाम भी अच्छा जाएगा, बस एक सही तरीके से। देखिए, स्ट्रैटेजी भी सही होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि आप कहे मैम मैं दिन रात मेहनत करता था, मैं दिन रात मेहनत करती थी। मैंने कहा क्या मेहनत करती थी? बस हिस्ट्री की बुक लेके पढ़ते रहते थे, एंशियंट हिस्ट्री और मेडवल हिस्ट्री। अरे एंशियंट हिस्ट्री और मेडवल हिस्ट्री पढ़ने से क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मेहनत सही डायरेक्शन में करो, ठीक है? सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज समझिए क्लास। तो ऐसे ही आपको भी करना है, अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाइए। पास्ट ईयर के क्वेश्चन को पढ़ के खुद एनालाइज करिए कि अभी मेरे में क्या कमी रह गई है। मॉक टेस्ट देखिए कि अभी आपकी तैयारी कैसी है। अगर मॉक टेस्ट में अभी भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो परेशान मत होइए और मेहनत करिए। अगर मॉक टेस्ट देने के बाद आप 1 घंटे पढ़ते अब 2 घंटे पढ़िए, अभी तो आपके पास समय है ना। आपसे कोई आपका समय नहीं छीन सकता है, ठीक है? हो सकता है कोई ज्यादा काम करना हो, लेकिन बाद में बिस्तर पे जब बैठोगे तब तो पढ़ोगे। कुछ समय तो तुम्हारा है, उसको तो यूटिलाइज करो अपनी सफलता के लिए। थैंक यू सो मच क्लास। कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी, तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ठीक है? हेल्थ का ध्यान दीजिए क्लास, क्योंकि वो सबसे अभी जरूरी चीज है आपके एग्जाम में। अच्छे से खाइए पीजिए, ठीक है? माइंड को कूल रखिए। मेडिटेशन की आवश्यकता हो तो थोड़ा मेडिटेट भी करिए आंख बंद करके। और आंख बंद करके बस सकारात्मक चीजों को सोचिए कि नहीं हो जाएगा मुझसे, मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा, अभी मुझे नहीं जो चीज आती है मैं उसको अभी रिवाइज कर लूंगा और चीजें बहुत अच्छी होगी। आप लोग खुद एग्जाम देके आओगे, कहोगे कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई भी कमी मत रखिएगा अपना, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन खूब अच्छा जाए।